हमारा टॉपिक होगा पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ठीक है, पर्यावरणीय जो समस्याएं और उसके जो समाधान उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की। किसकी बात करते हैं? पर्यावरण की। जो ये पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। किसे बना है? परि प्लस आवरण से बना है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण। क्या होता है? बाहरी आवरण। अर्थात मनुष्य या मानव अपने जो चारों तरफ देखता है वही उसका पर्यावरण होता है, तो वो जाएगा पर्यावरण। ये जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, और इसका हिंदी रूप हो जाएगा पर्यावरण। जो दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण। अर्थात मानव अपने चारों जिस प्रकार का जो वातावरण देखता है उसी प्रकार का वातावरण उस मानव का पर्यावरण कहलाता है। अब उसके बाद में पर्यावरण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्यक्ति था या विद्वान था सीसी पाई, और दूसरा था बोरिंग। इन्होंने है वो पर्यावरण की परिभाषा दी। सीसी पाई की बात करें तो सीसी पाई के अनुसार एक मानव समुदाय एक स्थान यानी एक मनुष्य एक स्थान और मनुष्य एक समय में जितनी भी प्रकार के जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका सामना करता है वही उसका पर्यावरण हो जाता है। ये सीसी पाई के अनुसार। बोरिंग के अनुसार एक मानव या एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी जो पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद वर्तमान समय में सर्वाधिक जो पर्यावरणीय समस्या उनका सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि 1950 से लेकर के 2000 तक कितने वर्ष हो गए? 50 वर्षों में। यानी अब तक विश्व ने जितना जो पर्यावरण प्रदूषण किया है उस पर्यावरण प्रदूषण यानी उतना पर्यावरण प्रदूषण तो 1950 से लेकर के 2000 तक अर्थात 50 वर्षों में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने कर दिया है। किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तरफ संपूर्ण विश्व ने जितना आज तक पर्यावरण प्रदूषण किया है उतना तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 50 वर्षों में, टाइम का जो अवधि था वो 1950 से लेकर के 2000 तक का काल में पर्यावरण प्रदूषण कर दिया गया। उसके बाद में बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण व अर्थ की बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? परिभाषा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है पर्यावरण प्रदूषित भारत का, उसके अनुसार किसी भी प्रकार का जल, वायु, जैविक, रासायनिक, भौतिक अपशिष्टों में नकारात्मक परिवर्तन को पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। इस पर्यावरण प्रदूषण को है वो अंग्रेजी में से पोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है। और यह है पोल्यूशन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है पोल्यूटस। कौन सा जाएगा? पोल्यूटस से है वो पोल्यूशन का निर्माण हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूषित करना। क्या होता है? दूषित करना, टू मेक अनक्लीन। ये क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल्यूशन, जो लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दूषित करना अर्थात टू मेक अनक्लीन होता है। और अर्थ की हमने बात की कि वायु है, जल है, जैविक, भौतिक, रासायनिक जो अपशिष्ट है उसमें नकारात्मक जो परिवर्तन आता है उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। इसमें अवांछनीय जो पदार्थ मिल जाते हैं उन अवांछनीय पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके संदर्भ में हमारे जो प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण करने वाले जो कारक हैं उसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण।
ठीक है। प्रमुख जो कारक है वायु प्रदूषण के बाद में दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जल प्रदूषण, तीसरा है वो आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण, और जो चौथा है वो आ जाएगा भूमि या मृदा प्रदूषण। इनकी चर्चा हम करेंगे। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु के अंतर्गत अवांछनीय जो पदार्थ मिल जाते हैं जिससे वायु की जो गुणवत्ता है या जो शुद्धता है उसमें अशुद्धियां हो जाती हैं, उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है, चाहे वो जैविक हो, रासायनिक हो, भौतिक किसी भी प्रकार का हो। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण में हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों से हमारे वायुमंडल का निर्माण या संगठन या गठन होता है। और इसकी बात अगर हम करें तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत हमारे वायुमंडल का जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का होता है। और गैसों की अगर हम बात करें तो एक होते हैं नाइट्रोजन, कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में तीसरी है वो हो जाएगी ऑर्गन, चौथी है हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और 5 नंबर की है हो जाएगी अन्य गैसें। इनका एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94% पाई जाती है। ऑर्गन की बात करें तो 0.93% पाई जाती हैं, और CO2 की बात करें तो 0.03%, अन्य गैस है वो 0.02% है वो पाई जाती है। इसमें कहीं पर आपको 78.07 मिले तो यहाँ पर 20.95 से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा अंतर की बातें नहीं है। तो वायुमंडल में इन गैसों के माध्यम से वायुमंडल का निर्माण हुआ जिसमें निश्चित अनुपात में गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 0.03%, अन्य गैसें हैं वो 0.02% है वो पाई जाती हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण के जो कारक हैं उनको भी 2 कारकों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्राकृतिक कारक, कौन सा जाएगा? प्राकृतिक कारक, और दूसरा हो जाएगा अप्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक यानी ये प्रकृति प्रदत्त होता है या प्रकृति की देन होता है। इसके अंतर्गत है वह ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, सूखा है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं जो प्रकृति की देने होती। अप्राकृतिक कारक जिसमें मानव के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब इस प्रकार की घटनाएं की अगर बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण है, उसे वैश्विक तापमान है वो तापमान में वृद्धि होती है, जो वर्षा का जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, रेडियो धर्मिता जो गैसें हैं उनका प्रभाव है वो सभी अप्राकृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं जो वायु प्रदूषण के ही भाग हो जाएंगे। अब वायु प्रदूषण के जो हानियां उसकी अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण है उस पर मानव पर प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण से होता है। उसके साथ साथ में वायु प्रदूषण से है वो कल कारखानों या चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, उसके साथ साथ यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो उसके साथ साथ में वायु प्रदूषण है उसको कम करने के कारण या वायु प्रदूषण के निवारण के जो उपाय की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण उपाय की अगर बात करें तो यानी देश का जो कुल भूभाग है उसके 33% भाग पर है वो वन संसाधन लगाए जाए। उसके साथ साथ यातायात के जो साधनों से पेट्रोलियम या जो गैस है उसकी जगह CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के जो इनोवेशन है वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वायु प्रदूषण। उसके बाद में जल प्रदूषण, जल के अवांछनीय भौतिक या रासायनिक पदार्थों में जो मिलावट हो जाती है, घुलनशील जो पदार्थ आ जाते हैं उससे क्या होता है, जल का प्रदूषण हो जाता है। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं इसके अंदर अगर बात करें तो गंगा सबसे भारत की प्रदूषित नदी है, जिसको बचाने के लिए नमामि गंगे नामक प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत की गई है। इसकी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है यमुना।
और इसे यमुना और जो गंगा है तो कानपुर का जो भाग है वहां पर ये है सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित है। तो किस कारण है? अब जल प्रदूषण है वो किस प्रकार से होता है? मृत जानवरों के अवशेष नदियों में बहा जाता है, जल में विसर्जन होता है, जलाशय उनके जो तटवर्ती स्थान है वहां पर स्नान है वो किया जाता है, जिसके कारण वो जल प्रदूषित। उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनसे जल प्रदूषित होता है। तो इनके निवारण के लिए क्या करना चाहिए कि जो जीव जंतुओं का जो अवशेष है उसको जल में विसर्जन करने से रोका जाए। अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कर्काल से निकलते हैं उनको समुद्री जल या जो नदियों का जल है उसमें बहने से रोका जाए तो जल प्रदूषण उसको कम किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है यानी शोर किसकी संज्ञा जाती है, यानी तीव्र आवाज या तीव्र शोर होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, इसे शोर की संज्ञा भी जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण है, इस ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक इकाई होती है। क्या होती है? मापने की एक इकाई होती है, उस इकाई को कहा जाता है डेसिबल। क्या कहा जाता है? डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने की एक इकाई हो जाती है। और औसत जो ध्वनि है ये ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो 80 से लेकर के 120 डेसिबल। कितना? 80 से लेकर के 120 जो डेसिबल है, इससे ऊपर या इससे अधिक अगर ध्वनि है तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। कितने डेसिबल? 80 से 120 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि या शोर है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अब ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? इस ध्वनि प्रदूषण से है वो मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक तो सुनने की जो क्षमता है वो हो जाता है, बहरापन की स्थिति हो जाए, पागल शरीर है वो चिड़चिड़ापन या अकेलापन है वो इस प्रकार की स्थिति को महसूस कर सकता है। और कई बार है वो मानव है वो पागलों की तरह है वो हरकत करना शुरू कर देता है। किसके कारण? ध्वनि प्रदूषण के कारण। उसके बाद में आता है जो भूमि है या जो मृदा प्रदूषण है उसके बारे में। भूमि या मृदा की अगर हम बात करें तो भूमि में अवांछनीय पदार्थों जिससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उस उर्वरक क्षमता में हास्य या कमी होती है उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भूमि प्रदूषण है उसका सर्वाधिक जो कारण है वो सर्वाधिक कारण है रासायनिक कृषि करना। रासायनिक कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका है वो कृषि के अंतर्गत प्रयोग जाता है, जिससे लगातार भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त होती जा रही है। इसका सर्वाधिक जो प्रभाव वो मानव, वनस्पति और भूमि की जो हास्य है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब जो भूमि प्रदूषण या जो मृदा प्रदूषण उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? तो रासायनिक कृषि की जगह वो जैविक कृषि का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो केमिकल्स का हम प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग है वो न किया जाए। उसके साथ साथ में भूमि प्रदूषण से है वो त्वचा संबंध मोतियाबिंद या कैंसर जैसी है वो बीमारियां सर्वाधिक मात्रा में भूमि प्रदूषण के कारण होती है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है वो पंजाब राज्य जिसमें रासायनिक कृषि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो भूमि प्रदूषण है वो पंजाब राज्य में है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो बीमारियां वो कैंसर है उस कैंसर के रूप में सामने आई है। ये किसका प्रभाव था? भूमि प्रदूषण के कारण ही ये इसका प्रभाव था। इसलिए रासायनिक कृषि उस रासायनिक कृषि की जगह जैविक कृषि की जाए। हमने पहले पिछले वाले टॉपिकों में चर्चा की थी कि जो जैविक कृषि है उस जैविक कृषि की शुरुआत विश्व के संदर्भ में मेक्सिको देश ने की। भारत में सबसे पहले जैविक कृषि की जो शुरुआत 2003 के बाद से 2016 तक है वो सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य घोषित हो गया। एक सम्मेलन गंगटोक में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया और राजस्थान में सबसे पहले है वो जैविक कृषि की शुरुआत करने वाला जिला है वो डूंगरपुर जिला था। वर्तमान समय में देश में संपूर्ण जो भाग है उस पर जैविक कृषि करने की आवश्यकता हो गई। तो ये हमारा था जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जो भूमि या जो मृदा प्रदूषण उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो दूसरा जाएगा हमारा एक अम्लीय वर्षा। कौन सा जाएगा? अम्लीय वर्षा। ध्यान रखना कि विश्व में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो विश्व में सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है वो नॉर्वे देश में होती है, जिसे मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा सर्वाधिक नॉर्वे देश में। अम्लीय वर्षा होती है किस प्रकार से? जैसे कि मान लो आपने साधारण है वो वर्षा होती है,
इस समय क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, 3 गैसें कौन कौन से देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैसों का एक मिश्रण हो जाता है। जैसे ही बूंद नीचे आती है तो बूंदों में इन गैसों का मिश्रण हो जाता है, उसी के साथ अब जो धरातलीय भाग है उस पर अम्लीय वर्षा करवाती है। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान होता है 5 से लेकर के 2.5। कितना होता है, 5 से लेकर के 2.5 है वो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। पीएच मान की अगर हम बात करें तो जो तटस्थ मान है, कौन सा, तटस्थ जो मान है वो पीएच 7 होता है। कितना होता है, पीएच 7। पीएच 7 से अगर कम है, किसे, पीएच 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। और पीएच मान 7 से अगर अधिक है तो वो हो जाएगा क्षार। कितना हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। पीएच का तटस्थ मान 7 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मान होता है 5 से 2.5 के मध्य। 3 गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके अंतर्गत अम्लीय वर्षा के कारण की अगर हम बात करें तो अम्लीय वर्षा है उसमें सर्वाधिक मात्रा में है वो जो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके माध्यम से, उसके साथ साथ में जो पर्यावरण प्रदूषण है जिसमें वायु प्रदूषण है उनसे, उसके साथ साथ में जो कोयला है उस कोयले से कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसके निकलने वाला जो धुआं है उससे अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा जाएगा अम्लीय वर्षा। उसके बाद में एक भाग और आता है जिसे कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। क्या कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव के नाम से उसको जाना जाता है। अब हरित गृह प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभाव, हरित गृह प्रभाव क्या है, सामान्यतः क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आता है, CO2 जो गैस है, सूर्य का प्रकाश धरातल पर आने देती है और वापस परावर्तित करती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो भूगर्भिक भाग है उसके थोड़ा ऊपर है एक मोटा आवरण बना लेती है। उस मोटे आवरण बनाने के बाद में जो किरणें हैं वो वापस परावर्तित नहीं हो पाती हैं। इसलिए जो भूमि का ऊपर की सतह का जो तापमान है उस तापमान में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी की एक सतह है, सूर्य का ये जो एक भाग है ये हमारा हो जाएगा सूर्य, इससे आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, वो क्या होती है, धरातल पर आती है, सामान्य कहते हैं धरातल। और यहाँ का जो भाग है यहाँ पर CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अधिक होती है। तो ये जो भाग है यहाँ पर है वो क्या करती है, एक मोटा आवरण बना लेती है। मोटा आवरण बनाने के बाद में कहते हैं ये गैसें हैं, ये जो किरण है वो किरण समझ के धरातल पर आती तो है, लेकिन जब ये वापिस से परावर्त होती हैं तो यहाँ पर जो एक मोटा आवरण बना हुआ है, इस मोटे आवरण के कारण है वो अधिकांश किरणें या जो किरणें हैं वो वापस परावर्त या लौटती नहीं है, जिसके कारण ये जो भाग है इस भाग का क्या होता है, तापमान होता है, उस तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हरित गृह प्रभाव के कारण। किसकी बात करते हैं, हरित गृह प्रभाव के कारण। सबसे पहला जो कारण है वो आ जाएगा औद्योगिकरण, दूसरा जाएगा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, तीसरा जाएगा वनों का विनाश, और चौथा जाएगा रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर्स का प्रयोग। ये क्या देंगे, ये देंगे हरित गृह प्रभाव के कारण में जाएगा औद्योगिकरण, उद्योग धंधों को स्थापित किए जाते हैं जिसके कारण है वो सर्वाधिक मात्रा में हरित गृह प्रभाव होता है। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, इसके अंदर अगर बात करें तो कोयला है और पेट्रोलियम,
इनका जो प्रयोग है उन प्रयोग के कारण है वो हरित गृह प्रभाव। वनों का विनाश तीव्रगामी है, वन संसाधन है या वनों को काटा जाता है, जिससे हरित गृह प्रभाव की समस्याएं देखने को मिलती हैं। रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर सर्वाधिक मात्रा में पर्यावरण को जो प्रदूषित करते हैं उसमें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है उनका सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल करना। तो ये हो जाएगा हमारा हरित गृह प्रभाव के कारण। उसके बाद में बात करते हैं हरित गृह प्रभाव है, उस हरित गृह प्रभाव के दुष्प्रभाव। किसकी बात करते हैं? दुष्प्रभाव की बात करते हैं। तो दुष्प्रभाव के अंतर्गत अगर हमारा बात करें तो पहला जो भाग आ जाता है वो आ जाता है तापमान में वृद्धि। क्या आ जाएगा? तापमान में वृद्धि आ जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो वो दूसरा जाएगा वर्षा में वृद्धि। किसमें देगा? तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। उसके बाद तीसरा देगा बीमारियों के स्तर में वृद्धि। उसके बाद चौथा जाएगा समुद्री जल स्तर में वृद्धि। पांच नंबर का जाएगा जैव विविधता को खतरा। ये आ जाएंगे हरित गृह प्रभाव के दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम। सर्वाधिक मात्रा में तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान का जो स्तर है उसमें वृद्धि होती है तो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं। पिघलने के बाद में उनका जल है वो महासागरों में आता है। निकटवर्ती जो क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है वो डूबने के कगार पर आ जाते हैं। सर्वाधिक ग्लोबल वैश्विक जो तापमान है उसमें इसी कारण वर्षा में वृद्धि। जिन स्थानों पर वर्षा होती है वहां पर अधिक वर्षा हो जाएगी और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर सूखे की स्थिति हो जाएगी। अर्थात कहीं पर है वो बाढ़ की स्थिति हो जाएगी और कहीं पर है वो सूखे की स्थिति हो जाएगी। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करेगी। बीमारियों का जो स्तर है उसमें चेचक है, हैजा है, पीलिया है, इस प्रकार की जो बीमारियां, इन बीमारियों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। समुद्र जल स्तर में बताया कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं। पिघलने के बाद में जो जल स्तर है उस जल स्तर में वृद्धि होती है और प्रति वर्ष वो जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वो तटीय जो क्षेत्र है वो डूबने की स्थिति पर है। इसका सर्वाधिक जो प्रभाव जल स्तर का है वो भारत और जो 3 देश है उन पर पड़ने वाला है। विश्व के जितने भी जो सभी देश हैं जो तटवर्ती सीमा वाले हैं वहां पर सर्वाधिक जो समस्या समुद्र जल स्तर में औसत वृद्धि होती है। जैव विविधता को खतरा, बायोडाइवर्सिटी है उसको सर्वाधिक वैश्विक तापमान से खतरा है। जंगली जो भाग है वहां पर आग लग जाती है तो जैव विविधता प्रभावित होती है। उसके साथ साथ की अगर बात करें तो तापमान, तो उच्च तापमान बढ़ने के कारण है वो वनों का विनाश होता है। उसके साथ साथ में जैव विविधता को सर्वाधिक खतरा होता है। विश्व के संदर्भ में अगर जैव विविधता वाला देश है तो सर्वाधिक जैव विविधता है वो ब्राजील में, हमें से कह सकते हैं जो अमेजन है उस अमेजन के जो वन है वहां पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा दुष्प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के हमने कारण और दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा की। उसके बाद में एक भाग और आता है जिसे कहा जाता है ओजोन परत। क्या कहा जाता है? ओजोन परत। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या जो धरातल है उस धरातल के 30 से लेकर के 80 किलोमीटर, कितना? 30 से लेकर के 80 किलोमीटर जो ऊंचाई का जो भाग है वहां पर ओजोन परत पाई जाती है और इस भाग को ही ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन मंडल का भाग है वो कितना था? 30 से लेकर के 80 किलोमीटर ऊंचाई वाला जो भाग है उसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक की अगर बात करें तो ओजोन जो परत है उसमें सर्वाधिक जो छेद है वो पाए गए हैं। इसका सर्वाधिक जो भाग है वो अंटार्कटिका जो भाग है वहां पर इसको देखने को मिले हैं। ओजोन जो मंडल है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर मानव की सुरक्षा या सुरक्षा कवच के रूप में जानी जाती है। उसके साथ साथ में ओजोन परत है, उस ओजोन परत का वर्तमान समय में जो हादसे है उस हादसे के अंतर्गत वो प्रमुख रूप से अगर कारक उत्तरदायी जो गैस है वो है CFC गैस। कौन सी देगी? कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में जो ओजोन मंडल है या जो ओजोन परत है उसके हादसे का प्रमुख कारण है।
अगर ये ओजोन परत से जो सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी रहते हैं उससे अगर रोग की बात करें तो त्वचा संबंधित जितने भी जो रोग हैं वो हमारे हो जाएंगे। किसके कारण? ओजोन परत के हादसे के कारण। तो ये हमने बात की कि पर्यावरणीय समस्याएं, उस समस्याओं के बारे में, समस्याओं के साथ साथ में अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव और ओजोन मंडल के बारे में चर्चा की। अब ऐसे जो बात करते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी समस्या, उस समस्या को समाधान करने के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विश्व के स्तर पर है वो विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण सम्मेलन हैं, उन पर्यावरण सम्मेलनों का है वो आयोजन समय समय पर किया जाता है। पर्यावरण सम्मेलन की अगर हम बात करें, किसकी? पर्यावरण सम्मेलन की। तो सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन है वो हुआ था स्टॉकहोम। कौन सा हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। वहां पर विश्व में सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे कहा जाता है स्टॉक सम्मेलन 1972 के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वैश्विक तापमान है उसके बारे में, साथ साथ पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके बारे में चर्चा की गई। फिर विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन है, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आते हैं, जैसे कोकोयो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है 1997 के अंतर्गत किया गया। उसी के प्रकार साथ साथ अगर बात करें क्योटो सम्मेलन जापान का है, उसका भी आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है उसकी अगर बात करें तो एक जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन है वो 2002 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर एक पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो के नाम से। किस नाम से? रियो डी जेनेरियो नामक स्थान, ब्राजील की जो एक रियो डी जेनेरियो नामक स्थान है, वहां पर 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत। उसके बाद में जोहान्सबर्ग में और फिर 2004 में डरबन के अंदर भी वो पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ में चौथा अगर हम बात करें तो चौथा जो प्रमुख जो पर्यावरण शिखर सम्मेलन हो जाएगा वो हो जाएगा एक दोहा सम्मेलन। कौन सा जाएगा? दोहा सम्मेलन 2012 में कतर देश के अंतर्गत हुआ, वैश्विक पर्यावरण को लेकर के। फिर 5वां सम्मेलन है, उस 5वां सम्मेलन की अगर बात करें तो एक सम्मेलन है वो एक वियना के अंतर्गत हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना नामक स्थान पर है, वो भी एक पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत एक प्रमुख हुआ था पेरिस शिखर सम्मेलन 2015 में इसका आयोजन किया गया। पेरिस शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर भारत ने भी इस पर वो हस्ताक्षर किए। एक वैश्विक संस्था के रूप में पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया। यही जो इस जो पर्यावरण शिखर सम्मेलन है इसमें जितने भी प्रकार का जो एजेंडे का निर्माण किया गया उस एजेंडे के अंतर्गत है वो इस पेरिस शिखर सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सम्मेलन का और आयोजन किया गया, जिसे कहा जाता है न्यूयॉर्क सम्मेलन। और ये न्यूयॉर्क सम्मेलन है वो 16 अप्रैल 2016 को आयोजन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नामक स्थान पर। इसका प्रमुख उद्देश्य जो पेरिस शिखर सम्मेलन पर जो चर्चा या जो एजेंडा तैयार किया गया उस एजेंडे पर क्या करना था? हस्ताक्षर करना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योटो है, मॉन्ट्रियल है, क्योटो है, दोहा सम्मेलन है, डरबन सम्मेलन है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, टोरंटो सम्मेलन है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन है वो सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रमुख उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण और उसकी जो समस्याएं उन समस्याओं का समाधान करना था। तो हमने चर्चा की वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, उसके अंदर समाधान, तो पर्यावरण की अर्थ परिभाषा, पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल, ध्वनि, भूमि प्रदूषण। उसके साथ साथ में हमने बात की अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत और वैश्विक सम्मेलन का है उस आयोजन के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।